गणेश उत्सव की धूम तब तक शुरू नहीं होती जब तक श्रद्धालुओं को मुंबई के लाल बागचा राजा के दर्शन नहीं हो जाते। गणेश चतुर्थी के शुभारंभ से 4 दिन पहले लाल बाग के राजा की पहली झलक आज देखने को मिली। कहा जाता है कि कोई सच्चे मन से लाल बाग के राजा के दर्शन कर लेता है तो उसकी मुराद पूरी होनी तय है, और यही वजह है कि गणेश उत्सव के दौरान इनके दीदार के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा रहता है। जी बिजनेस पर आप भी कीजिए लाल बाग के राजा के प्रथम दर्शन। ये तो ये है बप्पा के दर्शन, और इनके लिए उमड़ी है तमाम दर्शकों और भक्तों की भीड़। गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई तमाम इसी तरह की तस्वीरें आप तक पूरे गणेशोत्सव के दौरान हम लाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम शुरू करते हैं आज की कवर स्टोरी। और अब बात देश में एक वायरस जिसने बढ़ा दी है चिंता उसकी। देश में निपाह वायरस ने चिंता बढ़ा दी है और अब तक इस वायरस से 6 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। निपाह वायरस के सभी मामले केरल से सामने आ रहे हैं। ऐसे में इसके प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन और सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। केरल से कोझिकोड में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद कई इलाकों में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुन्नूर, वायनाड और मलप्पुरम में अलर्ट जारी किया गया है। एक हेल्थ वर्कर इसकी चपेट में आ चुका है। वहीं एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री है, क्योंकि मरीजों के संपर्क में कुल 706 लोग आए हैं, ये बताया जा रहा है। जिन स्वास्थ्य विभाग इन लोगों की अब निगरानी कर रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। 700 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स में से 77 लोग हाई रिस्क कैटेगरी में हैं। 153 स्वास्थ्यकर्मी लो रिस्क कैटेगरी में डाले गए हैं। जो मरीज हाई रिस्क कैटेगरी में हैं उन्हें अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है। अगर उनमें लक्षण नज़र आते हैं तो वे कॉल सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है उनके लिए। निपाह वायरस को लेकर इस बीच में ICMR ने भी अलर्ट जारी किया है। ICMR के मुताबिक निपाह वायरस कोविड की तुलना में ज़्यादा घातक है, क्योंकि कोविड में जो मोर्टेलिटी रेट है यानी कि मृत्यु दर है वो 2 से 3% है, जबकि निपाह वायरस के मामले में मृत्यु दर कहीं ज़्यादा है। बताया जाता है कि ये 40 से 70% तक इसकी मोर्टेलिटी रेट है। दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के मुताबिक अस्पतालों में दवा, ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार है। सरकार ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के 20 डोज और मंगवाए हैं। वैक्सीन की डोज संक्रमण के शुरुआती समय में दी जाती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कितनी सटीक है इसके परीक्षण भी किए जा रहे हैं, और तमाम जो न सिर्फ केरल बल्कि आसपास की जो सरकारें हैं वो जनता से अपील कर रही हैं कि बुखार या वायरस के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क करें। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी पूरे मामले में नज़र बनाए हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये वायरस आया कहाँ से, तो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री समझ लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक निपाह वायरस जो काफ़ी तेज़ी से फैल सकता है, और ये न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों में भी तेज़ी से फैलता है। निपाह के बारे में सबसे पहले 1998 में मलेशिया के कम्पंग सुगाई निपाह से पता चला था। वहीं से इस वायरस को ये नाम मिला। उस वक्त इसकी बीमारी की चपेट में सूअर आते थे, लेकिन इसके बाद जहाँ जहाँ निपाह के बारे में पता चला, इस वायरस को लाने ले जाने वाले कोई खास माध्यम नज़र नहीं आए। साल 2004 में बांग्लादेश में कुछ लोग इस वायरस की चपेट में ज़रूर आए, और इन लोगों ने खजूर के पेड़ से निकलने वाले तरल पदार्थ को पिया था, और इस तरल पदार्थ में ये कहा जाता है कि निपाह वायरस थे। बाद में पता चला कि यह वायरस चमगादड़ों के जरिए फैला था, उनकी लार से। भारत में ये वायरस कब से है ज़रा ये भी जान लीजिए। दरअसल लगभग बीते 20 सालों से भारत में 5 बार निपाह का आउटब्रेक देखने को मिला है।
पहला जो आउटब्रेक था वो वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में आया था। इसके बाद सारे आउटब्रेक यानी कि निपाह फैलने के मामले अकेले केरल से ही सामने आए। केरल में निपाह वायरस के मामले सबसे पहले 2018 में सामने आए, उसके बाद 2019, 2021 में ये मामले सामने आए और साल 2018 में इस वायरस की चपेट में 18 लोग आए थे, जिसमें चिंता की बात, क्योंकि बार बार इसको लेकर इसलिए की जाती है क्योंकि 2018 में 18 लोगों में से 17 मरीजों की मौत हो गई। अब साल 2023 में 6 मरीज मिले हैं और इनमें से 2 की मौत अब तक हो चुकी है। अब सवाल यह है कि निपाह के लक्षण क्या हैं? तो निपाह वायरस से संक्रमित होने वाले मरीज को 3 से 14 दिन तक तेज बुखार, सिर दर्द रह सकता है। ये लक्षण 24 से 48 घंटों में मरीज को कोमा की स्थिति में पहुंचा सकता है। इन्फेक्शन के शुरुआती दौर में सांस लेने की समस्या होती है। लगभग आधे मरीजों में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। इस बीमारी से बचने के लिए अब तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक निपाह वायरस का इन्फेक्शन इंसेफेलाइटिस से जुड़ा हुआ है। इसमें दिमाग को नुकसान होता है। ऐसे में अगर ये मामले बढ़ते हैं तो संकट गहरा सकता है। इसीलिए अभी सारी जो एजेंसीज हैं, हेल्थ एजेंसीज, उनका पूरा फोकस केरल पर है। थोड़ा सा और बातचीत करते हैं इस पर, क्योंकि कई दिनों से निपाह के मामले चल रहे थे और हमने सोचा कि इस पर एक ज़रूर जानकारी से भरी हुई एक चर्चा ज़रूर करेंगे। तो आज हमने ये तय किया है कि निपाह से जुड़ी हुई हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसके लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गौतम भंसाली देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और सीनियर फिजिशियन हैं, बॉम्बे हॉस्पिटल में फिलहाल हैं। डॉक्टर भंसाली, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। ये निपाह थोड़ा सा डराता है क्योंकि मोर्टेलिटी जो है इसकी 40 to 70% ICMR बता रहा है। थोड़ा और इसकी जानकारी दें सर, ये कितना खतरनाक है और कितना इससे डरने की जरूरत है? श्री दीपक जी, पहली बात तो ये है कि इससे अभी फिलहाल इतना बहुत ज्यादा डरने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ओके। इसका कारण सबसे बड़ा है कि यस, ये भी वायरल बीमारी है, खतरनाक जरूर है, जानलेवा जरूर है, मोर्टेलिटी रेट इसके अंदर बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी तक देखा जाए तो हमारी कंट्री में केरला में ही हुआ, या पहली बार जब हुआ था तब पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी में हुआ था। उसके बाद इतना अच्छा कंट्रोल हुआ कि केरला से बाहर कंट्री में कहीं भी गया नहीं या कहीं भी फैला नहीं है। पहली बार निपाह वायरस, इसका ये वायरस फैमिली का, ये इसका नाम निपाह रखने का सबसे बड़ा कारण था कि सबसे पहले 1998 के अंदर मलेशिया में एक संगाई निपाह विलेज है और वहां पे ये वायरस मिला था बेड्स के थ्रू, और जो सिक पिग्स वगैरह है उनके फूड, उनके से हुआ था ये। और धीरे धीरे बाद में बेड्स, चमगादड़ से फैलने लगा और धीरे धीरे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होने लगा। बाद में अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, बांग्लादेश के अंदर और हमारी कंट्री में भी आया। इंडिया में 4 बार इसका आउटब्रेक हो चुका है और मेनली 3 बार उसमें से केरला में हुआ, ये तीसरी बार केरला के अंदर हो रहा है। यस, अभी तक 6 केसेस पॉजिटिव मिले हैं, उसमें से 2 की अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है। ये वायरस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें हेडेक जो होता है, सीवियर हेडेक होता है, बहुत ज्यादा सिरदर्द होता है और उसके बाद एंसेफेलाइटिस और कोमा में जाने की कंडीशन रहती है और रेस्पिरेटरी फेलियर, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली डेथ होने के चांसेस रहते हैं। खतरनाक जरूर है, लेकिन हर बार प्रिवेंटिव मेजर्स और गवर्नमेंट सतर्क इस मामले में रही है कि ये आगे बाकी कंट्री में अभी तक नहीं फैला है। इवन केरला के अंदर भी देखी जाए तो केरला गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें बहुत ही मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। अभी तक 7 से 8 विलेज को कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। मोर देन 700 लोगों को हाई रिस्क कैटेगरी में रख दिया गया, जो कांटेक्ट में आए थे वो कर दिया गया है। तो मुझे लगता है बहुत ही मुस्तैदी से अच्छे से काम हो रहा है इसके अंदर। तो बहुत ज्यादा पैनिक, डरने, घबराने की बात नहीं है। यस, किसी को भी सर्दी, जुकाम, बुखार, अभी ये सीजन भी है, वायरल बीमारी काफी हो रही है। हमारे मुंबई में भी डेंगू के केसेस काफी आ रहे हैं, मलेरिया के केसेस भी है और भी वायरल इलनेस वगैरह काफी है। लेकिन सीवियर अगर हेडेक होता है, बहुत ज्यादा सीवियर, वो मालूम पड़ जाता है मरीज को कि एक अनयूजुअल टाइप का हेडेक होने लगता है, तो तुरंत जांच करवानी चाहिए। एब्सोल्युटली। और देखिए, जो करंट निपाह आउटब्रेक है उसमें भी जो इसका जो कैसे अनफोल्ड किया गया, ये भी बड़ा दिलचस्प स्टोरी सामने आ रही है। वहाँ के एक डॉक्टर का स्टेटमेंट भी मैं देख रहा था कि हम बिल्कुल डिटेक्टिव्स की तरह काम कर रहे थे।
मेरे ख्याल से एस्टर मिम्स हॉस्पिटल में कुछ इस तरह के कोई 24 साल का कोई था जो एडमिट था, और उससे फिर ट्रेस किया गया, और ट्रेस करने के बाद क्योंकि 2018 का इनके पास बड़ा बुरा एक्सपीरियंस था, तो उससे सबक लेते हुए पूरी तरह से ट्रेसिंग की गई। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है जो हमारी हेल्थ एजेंसी से जुड़े हुए जो लोग हैं। बट एक बात है सर, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि आप उन इलाकों में न जाएं। तो ये किस तरह से फैलता है? इंसान से इंसान में फैलता है, सांस के जरिए फैलता है, किस तरह से ये फैलता है सर? जी दीपक जी, जैसे कोविड फैला था, जैसे कोई भी वायरल बीमारी फैल रही थी, कोविड की तरह ये भी फैलता है। सबसे ज्यादा जो होता है कांटेक्ट में आता है एक दूसरे से, जैसे कोविड में फैलता था, या किसी को कफ होता है, कोल्ड होता है, सलाइवा उसके ऊपर गिरता है, स्नीजिंग होती है, तो उसके ऊपर अगर थोड़ा सा ड्रॉपलेट वगैरह जाते हैं तो उससे, तो ह्यूमन थ्रू ह्यूमन, आदमी से आदमी में भी ट्रांसमिशन हो रहा है, हुआ है। यस, इनिशियली बैट्स वगैरह, चमगादड़ वगैरह उनके थ्रू फैलना शुरू हुआ, लेकिन बाद में इसमें भी फैलता है। सो जो कोविड में हमारे प्रोटोकॉल थे, वही प्रोटोकॉल को फॉलो करना है कि जो भी निपा प्रभावित इलाके हैं उसमें आपको नहीं जाना है। वैसे भी गवर्नमेंट ने उनको कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट कर दिया है, वहां अलाउ नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में भी जो एंट्री पोर्ट वगैरह है, एयरपोर्ट वगैरह पे, वहां पे भी वहां थोड़ा रेस्ट्रिक्शन वगैरह शुरू कर दिया है। सो आपको डिस्टेंस बना के रखना है, और जिनको भी सर्दी जुकाम बुखार होता है, कोई भी तरह की वायरल बीमारी हो, आपको मास्किंग यूज करना है। हर बीमारी का, स्पेशली वायरल डिजीज का, चाहे वो निपा हो, चाहे कोविड हो, चाहे कोई भी हो, सबसे बड़ा हथियार जो वेपन हमारे पास में, वो मास्क है। मास्किंग का यूज करना चाहिए जिसको भी सर्दी जुकाम बुखार होता है। सर ये बार बार मैं देख रहा था, इस बात पे चर्चा हो रही है कि वाई केरला, केरला में ही क्यों ये उभर कर सामने आता है? कुछ खास वजह होती है सर कुछ इसकी? जी, वजह ऐसे अपन नहीं कह सकते, लेकिन पोर्ट ऑफ एंट्री जनरली कहला रहता है मलेशिया, बांग्लादेश, वो कंट्री से जनरली ज्यादा आवागमन भी केरला में होता है, या मुंबई के अंदर होता है। सो पोर्ट ऑफ एंट्री अगर अपन कह सकते हैं तो वो केरला है, उसकी वजह से एक में अगर हुआ तो एक से फिर बात, बहुत जल्दी संक्रामक रोग है ये, बहुत जल्दी एक से दूसरे में फैलने के चांसेस है। बिल्कुल। सर किस तरह का रिस्पांस होना चाहिए इसमें? एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिला केरला में, आईसीएमआर में और सेंट्रल एजेंसीज में। निपाह को लेकर अभी चिंताएं कम नहीं हुई हैं क्योंकि मामले कम हैं, लेकिन मोर्टेलिटी जैसा आप भी बता रहे हैं, और हमारे पास 18 कंफर्म केसेस थे 2018 में, उसमें 17 डेथ्स हुई। तो हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, तो इसको हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। लेकिन जिस तरह का कोऑर्डिनेशन है स्टेट्स और सेंट्रल एजेंसीज में, ये इस पर आपकी टिप्पणी सर। जी, इसके बारे में आपने अगर थोड़ा पीछे जाए तो 15 दिन पहले हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इसके बारे में मीटिंग हुई थी, जब मालूम पड़ा था कि निपा वायरस के केसेस हो सकते हैं, या एक सस्पेक्टेड केसेस लग रहे थे। तो 24 साल का जो पेशेंट है जिसका ट्रेसिंग किया गया, उसमें मालूम पड़ा था। उसी टाइम से गवर्नमेंट मुस्तैदी से काम करने लगे थी, आईसीएमआर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन था। इसीलिए कंटेनमेंट जोन बनाए गए। हाई रिस्क वाले केसेस को तुरंत 700 लोगों को इमीडिएटली, जो 6 पॉजिटिव आए उसमें 700 लोगों को ऑलरेडी हाई रिस्क में रख दिया गया है, और उनको भी टेस्टिंग सारे, और उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह भी सारा कर रहे हैं। सो एक बेहतर, कोई भी वायरल डिजीज से निपटने के लिए बहुत अच्छा बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। जो हमने देखा था कि कोविड टाइम में पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम थी, लेकिन हिंदुस्तान ने उसमें बहुत अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेट करके कोविड को कंट्रोल में किया था। मुझे पूरा उम्मीद है कि निपा पे बहुत पहले से ही अच्छा सा कंट्रोल हो रहा है। पिछले 3 आउटब्रेक में अच्छा कंट्रोल हुआ था कि केरला के बाहर नहीं जा पाया था, पर अभी भी गवर्नमेंट प्रोएक्टिव होकर के इसमें काम कर रही है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस पे हम कंट्रोल भी कर लेंगे। सर इसको आए हुए, इसके आउटब्रेक को, फर्स्ट आउटब्रेक को काफ़ी समय हो गया है, लेकिन इस पर टीका अभी तक नहीं आया। आईसीएमआर टीके पर काम कर रहा है और कहा भी जा रहा है कि संभवतः 100 दिन के भीतर आ जाएगा। ये कुछ जटिल चीज़ है सर कि इसका टीका नहीं बन पाया? जी, जनरली काफी सारी वायरल डिजीज के ऊपर टीका नहीं बन पाता है, नहीं हो पाता। आज डेंगू जैसी बीमारी को हम इतने सालों से फेस कर रहे हैं, लेकिन उसका वैक्सीन नहीं बन पाया अब तक। यस, अभी सीरम इंस्टीट्यूट ने डिक्लेयर किया कि साल के अंत तक शायद डेंगू पे वैक्सीन बन जाएगा। इसी तरह से निपा वायरस पे भी काम चल रहा है। उस पे भी मुझे लगता है कि जल्दी वैक्सीनेशन आ जाना चाहिए, साल या 2 साल, जितना भी समय लगता है, लग सकता है। यस, डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स फैमिली का ये वायरस है, तो पार्वो मिक्सो वायरस फैमिली कहलाती, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसके एंटीबॉडीज वगैरह देखने पड़ते हैं, इसलिए टीका बनाने में समय लगता है। मेरा आखिरी सवाल सर, वायरसेस के साथ अब किस तरह का तालमेल हो इंसानों का?
WHO ने और बाकी सब जगह डिजीज़ एक्स की बात कही जा रही है कि कुछ ऐसा या तो वायरस या कोई दूसरी चीज़ का ऐसा आउटब्रेक होगा जो बहुत ज़्यादा डेडली होगा। हम सबको अब इसी तरह से वायरसेस और बैक्टीरियाज और दूसरी चीज़ों के साथ रहने के लिए वाबस्ता हो जाना चाहिए। तो अब फ्यूचर आपको क्या दिख रहा है सर? एक तरफ हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही होगी, इंसानों की लाइफ बेहतर और लंबी बनाने पर काम चल रहा होगा, लेकिन इस तरह से वायरसेस के आउटब्रेक भी हमारे सामने होंगे। तो अब ये वायरसेस के साथ इंसानों का जीवन फ्यूचर के लिए कैसे रहने वाला है सर? जी, दीपक जी, इसमें ऐसा है कि कोविड जैसी बीमारी ने बहुत कुछ सिखाया हमारी कंट्री को भी और पूरे वर्ल्ड को भी। और हमारी कंट्री ने जिस तरह से प्रोएक्टिव होकर उसमें काम किया था, जो एक पूरे वर्ल्ड के लिए एग्जाम्पल साबित हुआ था। इंडिया का जो मॉडल है, मुंबई का जो मॉडल है, इसी और हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़े अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ, नॉलेज भी सबको बहुत अच्छा हुआ। इसीलिए आईसीएमआर, जिसका नाम पहले लोग सुनते भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे, आज सबको पता है कि आईसीएमआर क्या है, आइसोलेशन क्या होता है, हाथ कैसे धोना है, मास्किंग क्या होता है। जिन चीजों के बारे में पता नहीं था, उस सब चीजों के बारे में अभी सबको आफ्टर कोविड पता लगने लगा है। सो बहुत अच्छे प्रोएक्टिव वे में काम हो रहा है। यस, हमको एक न्यू नॉर्मल लाइफ के फेज में जाना चाहिए, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का टाइम हो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के या वेरिएंट के वायरस आ रहे हो, चाहे कोविड हो, चाहे निपा हो, चाहे कोई भी वायरस हो। एक न्यू नॉर्मल लाइफ को हमें अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। बार बार जैसे सैनिटाइजर का यूज करना, हाथ धोना, मास्किंग और मास्क लगाना। जिनको भी सर्दी जुकाम बुखार होता है उनको मास्क पहनना ही चाहिए, चाहे उसे ये वायरस है, कोविड या निपा या कोई भी वायरस है, या ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी है, उसको भी काफी हद तक हम लोगों ने कंट्रोल किया बिकॉज ऑफ मास्किंग ओनली। सो न्यू नॉर्मल लाइफ में हमको न्यू नॉर्मल लाइफ को अडॉप्ट करना चाहिए, करना पड़ेगा हमको, बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन भी है, मल्टीपल सारी चीजें हैं और मल्टीपल वायरस भी आ सकते हैं। पता लग रहा है क्योंकि रिसर्च हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी हो रही। एक जमाना था जब रिसर्च होती नहीं थी तो पता ही नहीं लगता था कि लोग किस वजह से डेथ हो रही है, बट अभी आज सब चीजों के बारे में पता लग रहा है। तो हमको न्यू नॉर्मल लाइफ को अडॉप्ट करना पड़ेगा। न्यू जैसे मास्किंग का, बार बार हाथ धोने का और डिस्टेंस मेंटेन करने की, इन चीजों को हमारी नॉर्मल लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए। बिल्कुल सर, और एक डॉक्टर होने के नाते सर मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को, आप आखिरी सवाल मेरा आपसे ही होगा सर, अब हमको वायरस के साथ रहना है, पैथोजन एक्स की बात हो रही है, जो हम कह रहे हैं डिजीज़ एक्स जिसकी बात हो रही है, तो कई चीज़ें हमारे सामने होंगी। हम बाहर से तो हम सैनिटाइजेशन और बाकी जो चीज़ें हैं, न्यू एटिकेट्स जो आप कह रहे हैं, उनको हम अपनाएंगे, लेकिन अंदर की इम्यूनिटी और अंदर की ताकत कितनी इंपॉर्टेंट होगी? एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या कहेंगे न्यू एज में वायरसेस के साथ रहने के लिए अंदर की ताकत, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा? जी दीपक जी, कोविड के बाद से हर व्यक्ति को सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो इम्यूनिटी को लेकर के। बच्चे को पता है, हर आदमी हमारे पास आता भी, पेशेंट जो आते हैं, हर पेशेंट का एक ही रहता है, साहब मेरी जिंदगी बड़ी वो डिसिप्लिन वे में चल रही है, लेकिन मुझे इम्यूनिटी बढ़ानी, मुझे बार बार वायरल वायरल क्यों हो रहा। अभी जैसे हमने ये टाइम में भी देखा है, बारिश का सीजन चल रहा है, लोगों को हर 15-20 दिन, महीने भर के अंदर सर्दी जुकाम बुखार हो रहा, चाहे हो सकता है वो 1 हफ्ते के लिए हो, चाहे 3 दिन के लिए भी हो, लेकिन लोगों को काफी हो रहा। तो लोगों का भी बार बार सवाल आता है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करें, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करें। एक ही आंसर इसके अंदर है, बहुत ज्यादा मल्टीविटामिन, बहुत ज्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं है। जो आपके प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे संयमित फूड खाना, जो आप फास्ट फूड और उस चीजों की एक भागदौड़ चल रही है, फास्ट फूड आपको बहुत फास्ट गलत जगह पे लेके जाता है, गलत बीमारियों को पैदा करता है। सो आपको नियमित फूड, ऑर्गेनिक फूड जिसे कहते हैं, या मिलेट्स वगैरह जिसके लिए हमारे कंट्री में काफी आजकल चल रहा है, वो चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए। खाना पीना, पानी ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, डिहाइड्रेशन के भी बहुत ज्यादा शिकार होते हैं। सो एक नियमित डिसिप्लिन लाइफ, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, रात्रि भोजन का जितना हो सके त्याग करें तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। उसी से आपकी इम्यूनिटी बढ़ने वाली है। अननेसेसरी बहुत सारे विटामिन वगैरह खाने से कभी भी इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है। अच्छा खाना, सात्विक खाना ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। निपाह के आउटब्रेक, उससे जुड़ी हुई जानकारियों के साथ साथ भविष्य में किस तरह से सतर्क रहना है, अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने, एक बड़ी महत्वपूर्ण आपने सलाह दी। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों के लिए आपने वक्त निकाला सर, थैंक यू। तो ये थी हमारी कवर स्टोरी। अब देखिए,
एक तरफ ये बीमारी हमारे सेहत से जुड़ा हुआ मसला और दूसरा हमारी जेब और किचन से जुड़ा हुआ मसला। महंगाई की बात आप कर लेते हैं। त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है, ऐसे में महंगाई को लेकर लोगों में चिंताएं बढ़ जाती हैं, लेकिन इस सीजन में महंगाई काबू में रहने वाली है। दरअसल देश के दिग्गज एफएमसीजी कंपनी आईटीसी के एमडी संजीव पुरी ने कहा है कि महंगाई का दबाव कम हुआ है। जी बिजनेस से खास बातचीत में संजीव पुरी ने कहा कि महंगाई के खिलाफ सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का असर अब दिख रहा है। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे हैं संजीव पुरी, चेयरमैन हैं आईटीसी के। सर, सबसे पहला सवाल, जिस तरह का फेस्टिव सीजन आप अभी दिख रहा है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? वेल, फेस्टिव सीजन में पहले भी देखा हुआ है कि कंजम्पशन बढ़ती है, तो इस बार भी उम्मीद है दैट देयर विल बी बॉयंसी एंड वी आर एक्सपेक्टिंग, होपफुल दैट कंजम्पशन विल बी बेटर। किस तरह की तैयारियां और रूरल डिमांड किस तरह की है? रूरल डिमांड में देखिए, जो वॉल्यूम ग्रोथ में एक प्रॉब्लम आई थी वो एक इन्फ्लेशन के कारण थी, और ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन इज़ लार्जली बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण है, बट इंडिया में उसको अच्छी तरीके से हैंडल किया गया है। और जैसे इन्फ्लेशन मॉडरेट हो रही है तो कुछ ग्रीन शूट्स ऑफ पिकअप तो नज़र आ रहे हैं। जो इंडस्ट्री का भी डेटा है उसमें वो देखने को मिल रहा है। इधर मसालों की बढ़ती कीमत पर सरकार जल्द ही सख्त कदम उठाने जा रही है। माना जा रहा है कि मुनाफा वसूली और जमाखोरी पर नकेल कसने के लिए सरकार एक एक्शन प्लान बना रही है। क्या हो सकता है सरकार का ये एक्शन प्लान? पूरी खबर अमरीश पांडे से जानिए। देखिए दीपक, लगातार सरकार की चिंता महंगाई को लेकर है, क्योंकि महंगाई ही वो बड़ी से बड़ी चीज है जो कि आम आदमी को सबसे ज्यादा परेशान करती है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार सरकार की तरफ से महंगाई को लेकर, अलग अलग कमोडिटीज की महंगाई को लेकर कई तरह के एक्शन देखे हैं। और अब जो नया एक्शन सरकार प्लान कर रही है वो जमाखोरी और मसालों को लेकर है। जो पिछले दिनों के अगर डेटा को देखें तो मसालों की कीमत में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है। कई मसाले तो ऐसे भी जिनकी कीमतों में 500 से 800% तक की वृद्धि है। सरकार इसका पूरा एक डेटा बना रही है। सरकार के दो विभाग, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके साथ उपभोक्ता मामले मंत्रालय, ये दोनों ही इस पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के साथ जो एक्शन प्लान सरकार ने बनाया है वो 3 स्तर का होगा। सबसे पहले स्तर में जितने भी इस तरह की वजहें होंगी जहां पे कि जिन स्पॉट्स पे इनके दाम ज्यादा बढ़े हैं या फिर कीमतों में वृद्धि हुई है, उसको लेकर जमाखोरी का जो एक्शन है वो तैयार किया जाएगा। केंद्र और राज्य मिलकर इस एक्शन को पूरा करेंगे। इसके अलावा दूसरे स्टेप में उपभोक्ता मामले मंत्रालय तमाम उन स्टेक होल्डर्स को और मसाला निर्माताओं को एक बार बुलाकर ये कहेगा कि आपको जो मुनाफा है उसको रीजनेबल तरीके से डिजाइन कीजिए, ताकि आम आदमी को जो तकलीफ हो रही है वो ना हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ एक और उसमें निर्देश दिया जाएगा, वो ये है कि जो कीमतें आप कम करेंगे वो रिटेल जो पैकेट्स हैं उन पर भी रिवाइज की जानी चाहिए, ये सुनिश्चित होना चाहिए। और तीसरा और सबसे बड़ा एक्शन जो है वित्त मंत्रालय की तरफ से देखा जा सकता है, जहां ये दोनों ही मंत्रालय अपने जो रिपोर्ट सौंपेंगे उसमें उसके आधार पर वित्त मंत्रालय इस तरह के फैसले ले सकता है कि क्या इन कमोडिटीज पे कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की ड्यूटी है वो लगाई जानी चाहिए, छूट देनी चाहिए, या फिर अगर जमाखोरी हो रही है तो उसके लिए क्या कोई स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी, उस तरह की कंसल्टेशन होगी। साथ साथ अगर ये जितने भी मसाले हैं उनमें से कई ऐसे मसाले हैं जिनकी वायदा बाजार में ट्रेडिंग भी होती है, तो क्या ट्रेडिंग की वजह से ये इम्पैक्ट आ रहा है, और अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो सरकार उसको लेकर भी विचार कर सकती है। हालांकि इसको लेकर अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय को ही करना है, लेकिन सरकार की तरफ जो एजेंडा चल रहा है, जो पॉइंट्स चल रहे हैं डिस्कशन के, उसमें यही 3 पॉइंट्स हैं। 3 स्तर की जो कार्रवाई पूरी है उसके हिसाब से सरकार मसालों समेत बाकी तमाम कमोडिटीज की जिनके अभी तक एक्शन हुए हैं उनके लिए भी ये 3 स्टेप जो है सरकार विचार कर रही है, और अगले कुछ दिनों में इसको अनाउंस ठीक किया जाएगा, और इसी हिसाब से कार्रवाई अभी सरकार की चल रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अनंतनाग में लगातार तीसरे दिन आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। आतंकियों की घेराबंदी किए हुए 55 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। 2 से 3 आतंकी कोकरनाग इलाके में छिपे हुए हैं, जिनमें से पिछले साल लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुआ आतंकी उजैर खान भी शामिल है। पहाड़ी में छिपे आतंकियों को मारने के लिए सुरक्षा बल अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनंतनाग में एक खास ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें हेरोन, ड्रोन से लेकर पैरा कमांडोज तक शामिल हैं। देखिए जम्मू कश्मीर के कोकेरनाग से हमारे संवाददाता खालिद हुसैन की ये रिपोर्ट।
एक बार फिर यहाँ पर गोलाबारी देखने को मिल रही है। आप देखिए लगातार फायरिंग हो रही है। ये जो गडोला कोकरनाग के जंगल का एरिया है जहाँ पर 3 दिनों से सुरक्षा बल एक मिलिटेंट विरोधी अभियान चला रहे हैं और आज सुबह से अगर हम देखें तो एक जगह को टारगेट किया जा रहा है जहां पर शक है कि वहां पर मिलिटेंट्स का हाइड आउट है। हमने देखा कि यहां ड्रोन जो हेक्साकॉप्टर था उसने पहले टारगेट सेट किया, एक स्मोक शेल के थ्रू उस टारगेट को ऑपरेशनल फोर्सेस तक पहुंचाया और फिर ऑपरेशनल फोर्सेस ने उस स्पॉट पर जो है गोलाबारी की और हर 2-3 घंटे में जो है इस तरह की फायरिंग लगातार यहाँ देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूँ आज यूबीजीएल का यहाँ इस्तेमाल किया गया, ग्रेनेड दागे गए, इसके अलावा जो आईडीज थे वो वहाँ पे फिक्स किए गए और उस हाइड आउट को जो है बस्ट करने का पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। जैसा कि हमको एडीजीपी कश्मीर ने कल बताया और आज भी उन्होंने दोहराया कि यहाँ पर 2 मिलिटेंट्स की मूवमेंट देखी गई है जिसमें जो एक स्थानीय मिलिटेंट है उसका नाम आ रहा है और लश्कर तैयबा से वो जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। लगातार इस तरह के धमाके हम सुबह से सुन रहे हैं और कोशिश है कि उस हाइड आउट को जो है नष्ट किया जाए जहां पर मिलिटेंट्स के छुपे होने की आशंका है। मैं आपको बता दूं कि इस ऑपरेशन को अब 60 से ज़्यादा घंटे हुए हैं चलते हुए। रात को ऑपरेशन निसंदेही कॉल ऑफ किया जाता है लेकिन कॉर्डन इंटैक्ट रहता है और सुबह पहली किरण के साथ ही फिर से ऑपरेशन को शुरू किया जा रहा है। आज भी तीसरे दिन, लेकिन आज ऑपरेशन में काफ़ी जो है तेज़ी देखी गई, काफ़ी इंटेंसिफाइड ऑपरेशन आज देखने को मिला। आप अभी भी ये देख सकते हैं कि कैसे जो है उस टारगेट को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। यूबीजीएल का इस्तेमाल किया जा रहा है, फायरिंग की जा रही है और अब तक का अपडेट अगर हम बताएं तो जो सेना और पुलिस के 4 जो है लोग वो इसमें शहीद हुए हैं, जिसमें एक मेजर है, कर्नल है, एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है और एक जवान है जिसका शव आज यहाँ से मिला है। कुल मिलाकर कोशिश ये है कि नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए और जो मिलिटेंट्स यहाँ पर है उनको किसी भी हालत में यहाँ से भागने ना दिया जाए, उन्हें यहीं पे घेर के ख़त्म किया जाए। कैमरा पर्सन सैफा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, गडोला कोकरनाग। अनंतनाग में बुधवार को मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह को अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर मिलिट्री बैंड के जरिए शहीद कर्नल को सलामी दी गई। कर्नल के परिवार ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। जिस वर्दी की आड़ में कर्नल मनप्रीत सिंह ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया, आज उनके मासूम बेटे कबीर ने वैसी ही वर्दी में शहीद पिता को आखिरी सैल्यूट किया। कर्नल सिंह की मां ताबूत पकड़े खड़ी रही, पत्नी जगमीत कौर भी पार्थिव शरीर को एकटक निहारती रही। कर्नल सिंह अपने पीछे 2 मासूम बच्चों को छोड़ गए हैं। बेटी वाली 2.5 साल की तो बेटा कबीर सिर्फ 7 साल का। दोनों बच्चे अभी अपने पिता की शहादत का मतलब नहीं समझते, ना ही ये जानते हैं कि उनके पापा आज उनसे मिलने तिरंगे में लिपट कर क्यों आए। पर कबीर को यह मालूम है कि उनके पिता इतने वीर थे कि आज मोहाली समेत पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है। कर्नल की पत्नी कभी बेटी को गले लगाकर अपने आंसुओं को रोकती रही, तो कभी उसे चूमकर खुद को ढाढ़स बंधाने की कोशिश करती रही। अनंतनाग में शहादत के बाद जब कर्नल मनप्रीत सिंह का पार्थिव शरीर मोहाली पहुंचा तो पूरा शहर उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच गया। हाथ में तिरंगा लेकर लोगों ने अपने जाबाज को आखिरी सलाम किया। अंतिम सफर के दौरान शहीद के सम्मान में देशभक्ति के नारे लग रहे थे और कर्नल सिंह के जाने के गम में लोगों के आंसू थम नहीं रहे थे।
मोहाली से आई ये तस्वीरें एक महायोद्धा की विदाई की हैं, जिसे देश कभी नहीं भूलेगा। पंजाब के मोहाली में मुल्लापुर गरीबदास गांव में कर्नल मनप्रीत सिंह को पूरे सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी गई। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाला ये सपूत अमर हो गया। श्रद्धांजलि सभा की इस एक तस्वीर पर पूरे देश को गर्व है। आज सेना की वर्दी में मासूम कबीर ने जब अपने पिता को आखिरी सलाम किया तो संदेश साफ था कि शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। मोहाली से रोहित बंसल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 45,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी मिल गई है। 12 नए सुखोई विमान के खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। पूरी खबर डिटेल्स के साथ बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनुवेश रथ। रक्षा मंत्री है, उनके अध्यक्षता में डीएसी की बैठक हुई। डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसमें AON यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, उसके अंतर्गत लगभग 45,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इस 45,000 करोड़ में सबसे बड़ा जो ऑर्डर बताया जा रहा है, जो निकल के आ रहा है, वो ये है कि 12 MKI Su MKI 30 MKI विमान जो है वो खरीदे जाएंगे। इसमें ये भी बताना अहम है कि जो 12 MKI विमान है, 30 MKI विमान है, ये वो विमान है जो हिंदुस्तानी सेना में ऑलरेडी इंडक्ट हो चुके थे और इनका किसी न किसी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग के टाइम या फिर किसी और वजह से इनके एक्सीडेंट्स हो गए थे। तो ये जो पूरा जो सेट होता है कि इतने विमान हिंदुस्तानी एयरफोर्स को ज़रूरी है, उसको कंप्लीट करने के लिए ये 12 एग्जैक्ट नंबर इसीलिए दिया गया है कि ये 12 विमान दोबारा हिंदुस्तानी एयरफोर्स में इंडक्ट किए जाएंगे। अगर इसी के साथ साथ बात करें जो दूसरी तमाम चीज़ें हैं जो हिंदुस्तानी डिफेंस को दिए जाएंगे, उसमें डॉर्नियर एयरक्राफ्ट आते हैं। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट वो छोटे विमान होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह लॉजिस्टिकल सपोर्ट या सर्वेलेंस सपोर्ट में इस्तेमाल की जाती हैं। इसके साथ साथ इनको अपग्रेड किया जाएगा, जो पुराने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट थे उनको अपग्रेड किया जाएगा। उसके साथ ही साथ जो सर्वेलेंस है उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में डेवलप किया जाएगा, उसके लिए भी ये पैसा दिया गया है। और जो आज ही सुबह जैसे हमने बताया कि जो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो मनूवर या फिर जो मूवमेंट के लिए जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स कहा जाए या फिर दूसरे जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनकी मूवमेंट की जाए, उसके लिए भी इस 45,000 करोड़ के जो NOC आज AON मिला है उसमें अप्रूवल मिला है DAC में। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है। उदयपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार और गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन सनातन खत्म करना चाहता है, मोहब्बत की दुकान खोलकर नफरत लेकर आए हैं। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसा से जुड़े मामले में कोर्ट ने कांग्रेस विधायक मामन खान को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने मामन खान को कल राजस्थान से गिरफ्तार किया था। आज पुलिस ने उन्हें SIT अदालत में पेश किया। मामन खान को कोर्ट में पेश करने से पहले जिले में 16 सितंबर तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। नूह के SP के मुताबिक हिंसक घटना में मामन खान की भूमिका मिली है। इसके साथ ही MLA खान दंगा फैलाने वालों के संपर्क में भी थे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में इस साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। मनीष सिसोदिया की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने नियमित जमानत पर बहस के लिए 3 से 4 घंटे का समय मांगा। सिंघवी ने मामले को लेकर मीडिया में लगातार छप रही खबरों पर भी आपत्ति जताई। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट इन खबरों पर ध्यान नहीं देता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पश्चिम बंगाल सरकार पर यह जुर्माना भ्रष्टाचार मामले की जांच CBI और ED को सौंपने में विफल रहने के चलते लगाया गया है। साथ ही कोर्ट ने 3 दिनों के भीतर CBI को मामले से जुड़े सारे दस्तावेज सौंपने का आदेश भी दिया। दरअसल राज्य की अपील पर राज्य के अलीपुरद्वार जिले में एक महिला सहकारी समिति पर 50 करोड़ रुपए का गबन का आरोप लगाया था। इधर इसरो ने आज सुबह करीब 2:15 बजे चौथी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई।
इसके लिए थ्रस्टर फायर किए गए। इसरो ने बताया कि ये ऑपरेशन बेंगलुरु से किया गया। इस दौरान सैटेलाइट को मॉरिशस और पोर्ट ब्लेयर में बने इसरो के ग्राउंड स्टेशन से ट्रैक किया गया। अब 19 सितंबर को रात 2 बजे इसे लैंग्रेज पॉइंट L1 की कक्षा में स्थापित करने के लिए ऑर्बिट बढ़ाई जाएगी। आदित्य सोलर मिशन को 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा हो गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ड्रीम वैली प्रोजेक्ट में निर्माणाधीन साइट पर लिफ्ट गिर गई और इसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। जानकारी के मुताबिक आज सुबह ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक मूर्ति के पास ड्रीम वैली प्रोजेक्ट में निर्माणाधीन साइट पर मजदूर काम कर रहे थे। अचानक पैसेंजर लिफ्ट गिर गई और 4 मजदूरों की मौत हो गई। पटना के फतुहा में मामूली विवाद पर गोलियां चल गईं। गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल है। घटना के बाद 7 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। इलाके में पुलिस कैंप कर रही है। वारदात गुरुवार की रात करीब 11 बजे की है। मामला फतुहा थाना क्षेत्र के सुरगापुर गांव का है। पुलिस के मुताबिक एक ही समुदाय के लोगों के बीच 400 रुपए का विवाद था और इसी कारण इनके बीच फायरिंग हो गई। पुलिस ने इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। देश को एक साथ 9 वंदे भारत की सौगात मिलने जा रही है। अब की बार इन ट्रेनों की सौगात चुनावी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा ओडिशा को भी मिल सकती है। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन बनाने वाली चेन्नई की इंटीग्रल कोच में फैक्ट्री में कम से कम 8 ट्रेन बनकर तैयार हैं। इन 9 ट्रेनों में सबसे ज़्यादा 3 ट्रेनें दक्षिण रेलवे को अलॉट की गई हैं। इतनी ही ट्रेनें पहले से ही इस जोन में चल रही हैं। मुंबई की ऐतिहासिक लाल रंग की डबल डेकर बसों की आज विदाई हो गई। आज इन बसों की विदाई के लिए कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। ये डबल डेकर बसें न सिर्फ परिवहन का साधन थी, बल्कि मुंबई की पहचान भी बन गई थी। अगले महीने यानी कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में ओपन टॉप डबल डेकर बसें भी शहर से गायब हो जाएंगी। अब लाल डबल डेकर बसों की जगह नई इलेक्ट्रिक बसें लेने वाली हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ जिलों में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही यूपी में अगले 3 दिन यानी कि 17 सितंबर तक तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। आईएमडी का कहना है कि मध्य प्रदेश में 18 सितंबर तक तेज बारिश हो सकती है। इसके बाद फिर नया सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, जो 24 सितंबर तक रहेगा। वहीं दिल्ली, हरियाणा में आज सुबह से अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि 17 सितंबर तक हवा का दबाव बनने से बारिश होती रहेगी। अब बात बाजार की कर लेते हैं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए। सेंसेक्स पहली बार 67,700 के ऊपर बंद हुआ और निफ्टी करीब 90 अंकों की बढ़त के साथ 20,192 के स्तर पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी भी 230 अंक चढ़कर 46,231 के लेवल पर बंद हुआ। एफटीएससी और सेंसेक्स की बैलेंसिंग के चलते आज एचडीएफसी बैंक समेत कई शेयर फोकस में हैं। ये बदलाव कब लागू होंगे और इनका किन शेयरों पर असर पड़ सकता है, जानते हैं नूपुर से। FTSE का सेमी एनुअल और सेंसेक्स का क्वार्टरली एडजस्टमेंट सोमवार से आपको होता हुआ दिखेगा। जो बदलाव है वो सोमवार से हो जाएंगे एप्लीकेबल। जो वेटेज में बदलाव होने वाले हैं उसकी भी वो भी जो आप देखेंगे इफेक्टिव जो क्लोजिंग के बाद हो चुके हैं एडजस्टमेंट्स, उसके बदलाव अब आपको सोमवार को दिखेंगे। मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक में सबसे ज़्यादा इनफ्लो आने की उम्मीद है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर हुआ है, एचडीएफसी लिमिटेड दोनों जो मर्ज हो चुकी है एंटिटी, उसके बाद FTSE में वेटेज बढ़ने वाला है। 3 चरणों में ये बढ़ने वाला था, पहला सितंबर, दूसरा दिसंबर और बाद में मार्च। तो पहले चरण में करीबन 4,000 से 4,500 करोड़ का इनफ्लो आने की उम्मीद है। और जो सेंसेक्स है उसके भी $10 करोड़ करीबन 800 से 850 करोड़ तक का इनफ्लो एचडीएफसी बैंक में वेटेज के चलते आते हुए दिखेगा। इसके अलावा अपार इंडस्ट्रीज, डेटा पैटर्न, मजगांव डॉक, एमटार, एनएमडीसी, रेनबो चिल्ड्रन, सफारी, हैप्पीएस्ट माइंड, इलेक्ट्रा ग्रीन जैसे स्टॉक्स हैं जहां पे FTSE के जो इंडेक्स में वेटेज है वो बढ़ने वाले हैं। उसका भी एडजस्टमेंट जो एप्लीकेबल है, जो बदलाव है वो सोमवार से होंगे और वेटेज जो है वो बढ़ते हुए दिखेंगे।
इसके अलावा आपको नज़र और भी स्टॉक्स पे रखनी है, क्योंकि जहाँ पे वेटेज कम होने वाला है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, हैट्सन एग्रो, इन्फोसिस, विप्रो, एल&टी, एयरटेल, जहाँ पे वेटेज कम होंगे और आपको आउटफ्लो आते दिख सकता है। सेंसेक्स के टोटली बदलाव जो है वो 18 से इफेक्टिव है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तिमाही एडजस्टमेंट्स होते हैं। एक्सिस बैंक, एयरटेल, एसबीआई, टाटा मोटर्स के साथ एचडीएफसी बैंक के वेटेज बढ़ते हुए दिखेंगे, जिसके चलते इनफ्लो आने वाले हैं। और बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो, टीसीएस, एल&टी टेक, कोटक बैंक, एचयूएल के वेट घटने वाले हैं, जिसके चलते आउटफ्लो आ सकते। तो ये सारे के सारे बदलाव जो है वो सोमवार से लागू हो जाएंगे। रूस एल्यूमिनियम को लेकर चीन पर अपनी निर्भरता घटा रहा है, जिसका सीधा फायदा भारत को मिल रहा है। कैसे, ये समझाने के लिए हमारे साथ हैं आशीष। देखिए, आज नाल्को में खास एक्शन आपको देखने को मिला, क्योंकि खबर आ रही कि रशिया ने भारत से एल्यूमिना इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो इसके चलते अगर आप देखें तो नाल्को को फ़ायदा होगा। कैसे होगा आपको बताता हूँ, लेकिन दरअसल अगर आप देखें तो रशिया आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी बड़ी मात्रा में एल्यूमिना सोर्स करता था, लेकिन यूक्रेन के बाद युद्ध से ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंध लगा दिया। इनफैक्ट काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जो फिलहाल रूस के साथ कारोबार नहीं कर रहे हैं। अब मेजरली वो चाइना से खरीद रहा था एल्यूमिना, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि चाइना में ऑलरेडी अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, एल्यूमिना की ज़रूरत बढ़ रही है, इसके चलते वहाँ पर कीमतें बढ़ती जा रही है। और इनफैक्ट जो डिपेंडेंस है रशिया की एल्यूमिना सोर्स करने के चाइना से, वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसी रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए अब वो दूसरे देशों में एल्यूमिना तलाश रहा है और भारत से सोर्स करना शुरू कर दिया है। अब नाल्को की बात इसके लिए हो रही है क्योंकि भारत में अगर आप देखें तो पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड एकमात्र एल्यूमिनियम कंपनी जिसके पास बॉक्साइट के भी रिजर्व्स हैं, एल्यूमिना के भी हैं और फिनिश प्रोडक्ट जो एल्यूमिनियम होता है ये भी उत्पादन करते हैं। इनफैक्ट FY23 में अगर आप देखें तो 11.8 लाख मिलियन टन के आसपास का जो है एल्यूमिना ऑलरेडी नाल्को ने एक्सपोर्ट किया था। इससे टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन जो है एक्सपोर्ट का टोटल वो 26% के आसपास आता है। 32% के आसपास की जो आय है वो एल्यूमिना से आती है और इसी के चलते हमने देखा कि आज नाल्को में आपको खास एक्शन नजर आया। G20 में सऊदी अरब के साथ करार दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। ये बात हमसे खास बातचीत में बिजली मंत्री RK सिंह ने कही है। उन्होंने कहा कि भारत और सऊदी अगर ग्रीन हाइड्रोजन पर मिलकर काम करें तो दोनों के लिए बेहतर होगा। हमारे साथ हैं पावर मिनिस्टर RK सिंह सर। सर, इंडिया ने एक बड़ा बायलैटरल एग्रीमेंट सऊदी के साथ किया है, क्या फ़ायदा इंडियन रिन्यूएबल और पावर सेक्टर को इस बायलैटरल से होगा? ये जो बायलैटरल है ये एक ओवर आर्चिंग बायलैटरल है। इसमें हम लोग ने जो एग्री किया है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में कोऑपरेट करेंगे, दोनों कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट्स में। हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन में टुगेदर साथ काम करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, आपस में एक्सचेंज करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस, व्यूज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट्स भी होंगे। हम लोगों ने उसमें यह भी प्रावधान किया है कि हम लोगों में के बिजली सिस्टम्स में इंटरकनेक्शन होगा, तो एक ग्रिड इंटरकनेक्शन का भी उसमें प्रावधान है। तो ये कुल मिला करके दोनों के देशों को बहुत फ़ायदा होगा। हमको तो फ़ायदा होगा कि एक तो हम बहुत बड़े एक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के रूप में उभरे हैं दुनिया में, आज हम एक लीडर हैं रिन्यूएबल एनर्जी में। सऊदी अरेबिया को इससे लाभ होगा क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है रिन्यूएबल एनर्जी की एकदम मैच्योर हो गई है और बहुत स्ट्रांग हो गई, तो उनके यहाँ भी इन्वेस्टमेंट जा कर के हमारी इंडस्ट्री कर सकती है। हम तो चाहेंगे कि हमारी इंडस्ट्री ग्लोबल हो और ये सऊदी अरेबिया का हमारा स्ट्रेंथ ये है, हमारी टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल एनर्जी में कैपेसिटी जो हमारी इंडस्ट्री है ये हमारी स्ट्रेंथ। उनका स्ट्रेंथ है कि उनका कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बहुत कम है, तो ये हमको बेनिफिट करेगा कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। और थ्रू सऊदी अरेबिया जो इंटरकनेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो थ्रू सऊदी अरेबिया क्या होगा कि हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे टू द यूरोपियन मार्केट। एक तो मिडल ईस्ट ग्रिड से भी कनेक्ट हो जाएंगे, यूरोपियन मार्केट्स में से भी कनेक्ट हो जाएंगे, तो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बड़ा मार्केट भी मिलेगा। उसी तरह से सऊदी अरेबिया को भी थ्रू इंडिया एक साउथ ईस्ट एशिया का भी एक बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक मार्केट मिलेगा। कुल मिलाकर के दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है।